92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी तेरा मेरा प्यार, बिना किसी एड ब्रेक के। शाम घिराई थी जब साहिल अपनी पत्नी ऋचा और 1.5 साल के बेटे अंश के साथ दादी के घर पहुंचा। सावित्री जी यानी उसकी दादी रेशम की चुन्नी ओढ़े लकड़ी की एक कुर्सी पे बैठी बत्तियां बना रही थी। सावित्री जी को ऐसे देख के साहिल ने राहत की सांस ली, वरना उसको तो लगा था कि दादाजी की मौत के बाद दादी बिल्कुल ही टूट गई होंगी। दोनों में प्यार था भी तो समंदर जितना गहरा। 1.5 महीने पहले साहिल के दादा सुभाष जी की मौत हुई थी। वो उसी वक्त दौड़ के आना चाहता था, लेकिन उसके अमेरिकन बॉस ने छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया था। साहिल नौकरी तक छोड़ने को तैयार था, लेकिन सावित्री जी ने उसको रोक दिया। और आज अपने पोते और उसके परिवार को देखकर उनकी अजीब सी हालत हो गई थी। वो बार बार साहिल और ऋचा को गले लगाती, बार बार अपने आंसू पूंछती, नन्हे अंश की बधाई लेती, भगवान का शुक्रिया अदा करती। झुर्रियों भरी अपनी बाहों से उन्होंने नन्हे अंश को गोद में उठा लिया और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उनको इस तरह बच्चे को उठाए देख ऋचा ने कहा, दादी आपसे संभलेगा नहीं, उल्टा कमर दुखेगी। सावित्री ने सुबह को ऋचा की गोद में डाल दिया। 74 साल की जिंदगी में उन्होंने सब कुछ देख लिया था, पति का प्यार, भरा पूरा परिवार, और अब अकेलापन। 1.5 महीने पहले जब उनके पति सुभाष जी की मौत हुई, तब लोगों ने सोचा कि उनके बिना सावित्री जी एक दिन भी नहीं रह पाएंगी। लेकिन 1.5 महीना गुजर गया। कभी कभी उनको खुद हैरानी होती कि वो इतने दिन सुभाष जी के बिना कैसे जी पाए। कभी कभी लगता कि वो आसपास ही हैं, कभी वो अकेले में उनसे बात भी कर लेती। लोग कहते हैं कि उनको बेटे या पोते के पास चले जाना चाहिए, बुढ़ापे में अकेले जीना इतना आसान थोड़े होता है। लेकिन सावित्री जी का दिल इस घर के बाहर जाने की कल्पना से ही डर जाता था। अपने बेटे के साथ सुभाष जी की कभी ज्यादा पटी नहीं, लेकिन पोते साहिल में उनकी जान बसती थी। वो भी अपने माँ पिताजी से ज्यादा दादा दादी से घुला मिला था। हर छुट्टी में उनसे मिलने आ जाता, दादी से ढेरों पकवान बनवा के खाता, दादी का चश्मा ठीक करवाने से लेके पेंशन निकालने तक सारे काम करता। सावित्री को अब भी याद था जब उनका नन्हा सा साहिल एक दिन अचानक दूल्हा बना हुआ उनकी देहरी पे पहुंच गया था। साथ में छुई मुई सी ऋचा भी थी। शादी के बाद सबसे पहले दादी के घर जाऊंगा, यही कहा था उसने अपने माँ पिताजी से। इसलिए दुल्हन के गृह प्रवेश की सभी रस्में इसी घर में हुई थी। सेहरा पहने साहिल को देख के उनकी आंखें भर आई थीं। अपने दादाजी की साक्षात छवि लग रहा था वो। 1-2 दिन बाद सब लोग वापस दिल्ली लौट गए और उसके बाद साहिल अपनी पत्नी के साथ अमेरिका। सुभाष जी से साहिल की वो आखिरी मुलाकात थी। दादाजी को याद करके साहिल की आंखें बार बार भरी आ रही थीं, लेकिन दादी कमजोर न पड़ जाएं, इसलिए वो खुद मजबूत बना रहा। आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। और सावित्री की जैसे सांसें रुक गईं। ये क्या कह रहा था साहिल? अपने पति के इस घर से, उनकी यादों से कैसे दूर जा सकती थी वो? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कोई 60 साल होने को आए हैं जब वो दुल्हन बनके इस घर में पहली बार आई थी। 16 साल की उम्र कम नहीं होती लड़की के सयाने होने के लिए, लेकिन वो 16 साल की उम्र में भी बच्ची थी। सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेलती थी, भाई के साथ लड़ती झगड़ती थी, माँ की नाक में दम करके रखती थी। और एक दिन पता चला कि उनकी शादी तय हो गई है। कौन है, कैसा है, ये सारी बातें उसको बताने की जरूरत भी नहीं समझी किसी ने। लेकिन सबने ये जरूर समझा दिया था कि पति नाम का ये प्राणी अब से उसका सब कुछ होगा, उसका परमेश्वर होगा। परमेश्वर मेरी जूती। सावित्री जी ने अपनी माँ की बात सुनकर यही कहा था। माँ मुस्कुरा के बोली, जितने नखरे दिखाने यही दिखा ले। ससुराल में जब सास सारे घर के काम कराएगी, पति जब छोटी छोटी बात पे डांटेगा, तब खुद ही सारे नखरे हवा हो जाएंगे। माँ ने शायद अपने अनुभवों के आधार पर कहा था, लेकिन सावित्री जी के दिमाग में पति के लिए पहले ही दिन से एक डर बैठ गया। फिर एक दिन बैंड बाजे के साथ उनकी बारात भी पहुंच गई। गज भर लंबे भारी भरकम घूंघट को उठाकर उन्होंने अपने पति का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जल्दी से उसका घूंघट गिरा दिया।
बस कन्यादान के वक्त पति की कलाई पे बड़ा सा तिल ही देख पाई थी वो। विदाई के वक्त माँ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए एक ही बात कही, ससुराल में ज्यादा मत बोलना, बोलना पड़ा भी तो धीरे धीरे बोलना। माँ ना भी कहती तो सावित्री जी कहाँ बोल पाती, चेहरे पे घूंघट पड़ा था। माँ और मायके की दूसरी औरतों ने सहारा देके उनको डोली में बिठा दिया। बारात उनके पति के घर की ओर चल दी। सावित्री जी कुछ देर अनुमान लगाने की कोशिश करती रहीं कि उनको किस दिशा में ले जाया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। डर के मारे घूंघट भी नहीं खोल पा रही थी। बारात में कहने को भी एक औरत नहीं जिससे दिल को थोड़ा संतोष हो। घबरा के वो रो पड़ी और रोती ही रही। डोली के अंदर न कोई देखने वाला था, न कोई चुप कराने वाला। तभी एक जगह बारात रुकी और उनकी डोली नीचे रख दी गई। थोड़ी देर बाद चाय का एक गिलास लेकर एक बच्चा उनके पास आया। काकी चाय। सावित्री जी ने सर हिला के मना कर दिया। बच्चा मुंह लटका के लौट गया। ससुराल का सफर लंबा था और बारात रास्ते में रुककर खाना पीना कर रहे थे। अच्छा मौका है, उन्होंने सोचा, क्यों ना भाग चलूं। वो आगे कुछ सोचती या सच में भाग जाती कि एक अनजान शख्स उनके पास आया। एक पत्तल में आलू पूड़ी और चाय का कुल्हड़ उसने उनकी ओर बढ़ा दिया। डर के मारे उनकी सांसें बंद हो गईं। तभी उस आदमी की कलाई पे बने उस बड़े से तिल पे उनकी नजर पड़ी। जल्दी से खा ले, ज्यादा देर तक तेरे साथ खड़ा रहा तो लोग बेमतलब बातें बनाएंगे, उस आदमी ने कहा। कैसी गहरी आवाज थी उसकी। सावित्री जी ने उसके हाथ से आलू पूड़ी और चाय ले ली और फूंक फूंक के चाय ठंडी करने लगी। पति नाम का वो आदमी हंस के फिर से धीरे से बोला, ला मैं ठंडी कर देता हूं चाय, तू पूड़ी खा। वो पूड़ी खाने लगी और उस आदमी ने चाय ठंडी करके उनके हाथ में थमा दी। फिर खाली बर्तन उनके हाथ से लेके चला गया। सावित्री जी ने घूंघट उठा के उस ओर देखा जिधर वो जा रहा था, पर सिर्फ पीठ नजर आई। इतने में वो शख्स पलटा तो उन्होंने जल्दी से अपना घूंघट नीचे कर लिया। तेरे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना, उसने प्यार से पूछा। साधारण सी बातचीत थी, लेकिन सावित्री जी के मन में अजीब अजीब लहरें उठने लगी। उन्होंने सर हिला के मना कर दिया। उनका पति फिर बारातियों के बीच लौट गया। बारात थोड़ी देर में आगे बढ़ने लगी और अब उनको उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस भीड़ में एक इंसान तो था ही जो उनकी परवाह करता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उन दिनों नई बहू को इतनी छूट नहीं मिला करती थी। उसकी हर हरकत, हर कदम पे दर्जनों निगाहें हर वक्त रहती थीं। सावित्री जी पर उनकी सास की खास निगरानी थी। सास को उनसे ज्यादा गुस्सा उनके माँ बाप पे था, क्योंकि ससुराल भेजने से पहले बेटी को कुछ काम धाम तो नहीं सिखाया था उन्होंने। अपने अच्छे खासे कमाऊ दुकानदार बेटे के लिए ऐसी अनपढ़ बहू पाके उनका पारा हर वक्त चढ़ा रहता। लंबा चौड़ा परिवार था। ऐसे में सावित्री जी और सुभाष को अकेले में बात करने के लिए 2 पल भी नहीं मिल पाते थे, लेकिन सुभाष अपना प्यार जताने के मौके छीन ही लेते थे। कभी वो सब्जी काट रही होती और सुभाष आम की कैरी उनके आंचल में डाल जाते। वो कपड़े धो रही होती और सुभाष जल्दी से मोतीचूर का लड्डू उनके मुंह में डाल के भाग जाते। वो झाड़ू लगा रही होती और सुभाष रजनीगंधा के फूलों का गजरा उनके जूड़े में लगा जाते। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। उस रोज सावित्री जी खेतों में गुड़ाई कर रही थी। तभी किसी ने रेशम की एक चुनरी उनके सर पे डाल दी। उन्होंने चौंक के उनकी ओर देखा। सुभाष थे। दुकान से 3 कोस चलकर सिर्फ ये चुनरी उनको देने पहुंचे थे। तेरे लिए बनाई है, सुभाष ने कहा तो सावित्री जी लजा गईं। बेहद खूबसूरत सतरंगी चुनरी पे वो हाथ फेरती रहीं। ये सिर्फ चुनरी नहीं, इसके रेशे रेशे में उनके पति का प्यार था। सुभाष ने उनके हाथ से कुदाल ले ली और खुद उनकी जगह गुड़ाई करने लगे और वो उनको प्यार से देखने लगी। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। दोनों कमर पे हाथ रखे जलती आंखों से उनकी सास दोनों को देख रही थी। तू दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है सुभाष? उन्होंने कहा तो सुभाष अचकचा गए। बस ऐसे ही आया था माँ, जा रहा हूं, कह के वो चले गए। अब बारी सावित्री जी की थी। क्यों रे, कब तक चलेगी ये बेशर्मी? कह दे रही हूं, ये सब मेरे यहाँ नहीं चलता।
सास ने कहा। सावित्री जी शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन उनके होठों पे हल्की हल्की मुस्कान अब भी खेल रही थी। तभी सास की नजर उनके हाथ में अब तक पकड़ी हुई चुनरी पे पड़ी। उन्होंने झटके से चुनरी खींचनी चाही, लेकिन सावित्री जी ने चुनरी कस के पकड़ ली। सास चुनरी खींचती रही और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं। बहू के ये तेवर सास ने कभी पहले नहीं देखे थे। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। सावित्री जी की नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन मुट्ठियां अब भी चुन्नी में कसी थीं। आखिरकार सास ने चुन्नी छोड़ दी। इस खींचतान में चुन्नी थोड़ा फट गई। सिर्फ 5 महीने में ही सुभाष ने उनके दिल पे कब्जा कर लिया था। सास के ताने, घर गृहस्थी के ढेर सारे काम सावित्री जी को जरा भी परेशान नहीं करते थे। उनका दिल हर वक्त बच्चे की तरह उछलता रहता और होंठ बेमतलब मुस्कुराते रहते। आग लगे इस हंसी को, हर समय यह हंसना क्या हुआ? नजर लगाने वालों की कमी है क्या दुनिया में? सास जब तब ताने देती और वो हंसी में ही उन तानों को उड़ा देती। वक्त पंख लगा के उड़ रहा था। सावित्री जी को पता भी नहीं चला कब सुभाष जी के प्यार में देखते ही देखते 55 साल गुजर गए। साहिल अक्सर दादा दादी को छेड़ता रहता था। दादाजी देखना, जितना आप दादी से प्यार करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा मैं अपनी पत्नी को। पर सावित्री जानती थी कि उनके पति उनसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई पति अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। साहिल की ही शादी की तैयारी चल रही थी उन दिनों। सावित्री जी के बेटे विकास के ससुराल वाले भी आए हुए थे। सावित्री जी शाम की दियाबाती कर रही थी कि सुभाष ने पीछे से आके रजनीगंधा के फूलों का गजरा उनके बालों में लगा दिया। सावित्री मुस्कुराते हुए पूजा करती रही। सूरज भले ही एक दिन उगना भूल जाए, लेकिन क्या मजाल जो सुभाष उनके लिए एक रोज गजरा लाना याद न रखे। 50-52 सालों से उनका ये रोज का नियम था। उनको सावित्री जी के बालों में गजरा लगाते देख विकास की सास ने हंसते हुए कहा, समधी जी हमारे हैं तो बड़े रंगीन। आपकी उम्र में लोग भगवान की पूजा करते हैं और आप समधिन जी के चक्कर में लगे हुए। सास की बात विकास को चुभ गई। सबके सामने मां से पिता का प्रेम प्रदर्शन पहले पहले वो सह भी लेता था, लेकिन अब इससे चिढ़ होने लगी थी। आज उसने अपने पिता को साफ साफ कह भी दिया, पिताजी अगले महीने 75 के होने वाले हैं आप, अब ये सब अच्छा नहीं लगता है। सुभाष ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शायद समझ नहीं पाए थे कि उसका मतलब क्या था। तभी सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा, यह तरीका है बात करने का अपने पिताजी से? उन्हें मेरी परवाह है, मुझसे प्यार है। इसके लिए उनको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को उनको कुछ कहने का हक है। सावित्री जी ने कहा और सुभाष जी का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। अपने पति के खिलाफ ना तो वो कुछ सुन सकती थी, ना सुभाष जी उनके खिलाफ कुछ सुन पाते। गुस्से में तिलमिलाई सावित्री जी जब कमरे में पहुंची तो सुभाष ने उनको बिस्तर पर बिठाया, क्रीम की डिब्बी निकाली और बोले, लाओ हाथ में मालिश कर देता हूं। बहुत दिनों से सावित्री जी की उंगलियों के जोड़ों में दर्द था। डॉक्टर ने क्रीम लगाने के लिए दी थी। यूं तो रोज सुभाष जी उनकी उंगलियों में क्रीम से मालिश करते थे, लेकिन आज सावित्री जी का मूड खराब हो गया था। उन्होंने सुभाष का हाथ हटाते हुए कहा, रहने दीजिए, ठीक ही तो कह रहा था विकास, इस उम्र में सब ठीक थोड़ा लगता है। ये लो, अब तुम भी मेरे मरने के बाद याद करोगी कि कैसा पति मिला था। सुभाष थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोले, अरे मरेंगे तुम्हारे दुश्मन, फिर से मरने की बात की तो कह देती हूँ जान ले लूंगी तुम्हारी। सावित्री जी बनावटी गुस्से में बोली। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देख के जोर से हंस पड़े। अच्छा भाई, नहीं मरूंगा, सुभाष ने हंसते हुए कहा और सावित्री जी की उंगलियों में मालिश करने लगे। उनके कानों में अब भी सुभाष जी की हंसी गूंज रही थी, लेकिन आंखों के आंसुओं को उन्होंने रोक लिया। उनको हमेशा हंसते देखना चाहते थे उनके पति। कहते थे, रोते हुए तुम अच्छी नहीं दिखती हो। पति से किया वादा निभाने के लिए सावित्री जी अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर दफन करती जा रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। साहिल और ऋचा को आए हुए 4 दिन गुजर गए थे। दिन में कम से कम 4 बार वो दादी से अपने साथ चलने की गुजारिश करता, लेकिन सावित्री जी सिर्फ मुस्कुरा के टाल जाती।
अब सिर्फ एक दिन की छुट्टी बची थी। शाम का वक्त था। सावित्री जी ने रोज की तरह नियम से देवता की अटारी साफ की, सभी मूर्तियों को धोया, पोछा, दिया जलाया और फिर भजन सुमिरन गाने लगी। गणेश जी की फोटो के बगल में रखी सुभाष जी की फ्रेम चढ़ी फोटो पे टीका लगाते हुए उनके सीने में तीखा दर्द हुआ। एक बार पहले भी ऐसा ही दर्द हो चुका था उनको और फिर ठीक हो गया था। उन्होंने मुट्ठियां कसी और अपने दांतों को भींच के दर्द सहने की कोशिश की। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन एक पल को उनको लगा जैसे सुभाष उनके बिल्कुल पास खड़े हों और उनको सहला रहे हों, ठीक वैसे ही जैसे उस रोज सहलाया था जब उनके पैर में रामबांस का कांटा चुभ गया था। घर के पीछे उगाई झाड़ी को साफ करते वक्त सावित्री जी के पैर में कांटा चुभ गया था। सुभाष को जैसे ही पता चला दौड़े दौड़े चले आए थे। कांटा सावित्री के पैर में चुभा था और दर्द जैसे उनको हो रहा था। डरना मत, अब भी निकाल रहा हूं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सुभाष धीरे धीरे उनका पैर सहला रहे थे। कांटे की चुभन ज्यादा न हो इसलिए फूंक मार मार के निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनको ऐसे देख के सावित्री जी को हंसी आ गई। उन्होंने झटके से खुद का कांटा पैर से खींचा और सुभाष जी का कान पकड़ के हंसते हुए बोली, निकल गया कांटा, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना। पति को याद करते करते सावित्री जी की आंखें भर आईं। तभी पीछे से साहिल की आवाज आई, दादी पूजा हो गई हो तो प्रसाद दे दो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साहिल ने समझा कि पूजा अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वो मंदिर में ही बिछी कालीन पे बैठ गया। सावित्री जी के सीने का दर्द अब कुछ कम था। उन्होंने साहिल को प्रसाद दिया और फिर अपने घुटनों को हाथ का सहारा देके उठने की कोशिश की, लेकिन उनसे उठा नहीं गया। साहिल ने जल्दी से उठा के उनको सहारा दिया और उनके बिस्तर पे जाके लिटा दिया। ऋचा दूध गर्म करके ले आई। दादी अपनी हालत देखी आपने, ढंग से चला तक तो जा नहीं रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप कल मेरे साथ दिल्ली चल रही हो, मतलब चल रही हो। अब मैं आपको मम्मी पापा के पास दिल्ली छोड़ के यूएस जाऊंगा। साहिल ने दादी को रजाई उड़ाते हुए कहा। दादी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन इस मुस्कान से साहिल झल्ला गया। दादी तुम समझती क्यों नहीं, अगर कभी तबीयत खराब हो गई कोई तो होना चाहिए ना पास में, वो बोला। अरे यहां सब मेरे जानने वाले हैं लल्ला, रोज कोई ना कोई आके मेरा हाल पूछ जाता है। अभी तुम लोग आए हो इसलिए सब निश्चिंत हैं। दादी ने ऋचा के हाथ से दूध का गिलास लेते हुए कहा। गिलास थोड़ा गर्म था, उनकी उंगलियां जलन के मारे कांपने लगी। ऋचा ने उनके हाथ से दूध का गिलास लेके मेज पे रखा और दादी की उंगलियों में फूंक मारने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से ऋचा के सर पे हाथ फेरा और आशीष देने लगी। संतोष भरी एक मुस्कान इस वक्त सावित्री देवी के चेहरे पे थी। इतना प्यार करने वाला पोता और बहू तो उससे भी 4 कदम आगे, तो जिंदगी में क्या चाहिए था। लेकिन साहिल को अब भी संतोष नहीं था। वो अब भी दादी को दिल्ली चलने के लिए मनाने में जुटा हुआ था। दादी माँ पापा भी दिल्ली में अकेले हैं, उनका भी साथ हो जाएगा, आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा। बाबू इस घर को छोड़ के तो नहीं जा पाऊंगी, यहां रहती हूं तो तेरे दादाजी के होने का एहसास होता है। इस उम्र में मुझसे अब उनसे दूर नहीं रहा जाएगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सावित्री जी को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हुईं। साहिल ने बेबसी से उनकी ओर देखा और फिर उनकी गोद में सर रख दिया। उसकी आंखें जरा सा भर आई थीं। ऋचा कहीं आंसू न देख ले, इसलिए उसने अपना सर दादी की गोद में थोड़ा और धंसा लिया। वो प्यार से साहिल के सर पे हाथ फेरती रही। तभी ऋचा दोनों का खाना लेके उन्हीं के कमरे में आ गई। अंशु सो गया क्या बेटा? दादी ने पूछा। हाँ दादी, वो तो कब का सो गया, ऋचा बोली। बहू कल तो तुम लोग जा रहे हो, उसको आज मैं अपने पास सुला लूं? सावित्री जी ने ऐसे पूछा जैसे ये पूछ के कोई अपराध कर रही हो। लेकिन ऋचा की हाँ से उनका अपराध बोध खत्म हो गया। खाना खा के दादी बिस्तर पे लेट गई। शायद हल्की सी झपकी भी आ गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। ऋचा शायद अंशु को लेके आ गई थी। सावित्री जी ने आंखें बंद ही रखी। ऋचा ने धीरे से उसको उनके बगल में सुला दिया। फिर दोनों को रजाई अच्छी तरह उड़ा के लौट गई। कई महीनों के बाद उस रात सावित्री जी को गहरी नींद आई। हमेशा की तरह सुबह 4 बजे ही उनकी नींद खुल गई। आज साहिल को वापस जाना था, कितनी तैयारियां बाकी थीं। सावित्री जी ने अपना बक्सा टटोल के देखा
उनके सारे गहने पुराने जमाने के थे। इन गहनों से ऋचा क्या करेगी, उन्होंने सोचा। फिर भी एक एक करके सारे गहने निकाल के उन्होंने लाल रंग की चुन्नी में लपेट दिए। अंश के लिए उन्होंने सुभाष जी की चेन निकाल ली। ये काम निपटाने के बाद वो रसोई में गईं और शगुन के लिए पुए और पूरियों के इंतजाम में जुट गईं। ऋचा और साहिल के उठने तक सावित्री जी उनकी विदाई का सारा इंतजाम कर चुकी थी। 10 बजते बजते सब लोग जाने के लिए तैयार थे। सावित्री जी ने सबको टीका लगाया और अपने गहनों से भरी पोटली ऋचा के हाथ में थमा दी। फिर सोने की चेन लेके अंश की तरफ बढ़ी। उसी वक्त उनके सीने में फिर एक बार तेज दर्द हुआ, असहनीय दर्द। सावित्री जी को लगा जैसे वो अभी यहीं गिर पड़ेंगी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला। साहिल को अगर उनके दर्द का पता चला तो वो उनको अपने साथ ले जाए बिना नहीं मानेगा, और वो किसी भी सूरत में अपने पति की यादों को नहीं छोड़ना चाहती थी। अपनी सारी ताकत लगा के उन्होंने दर्द को काबू में किया और अंश के गले में चेन पहनाकर उसको गले से लगा लिया। दादी, किसी भी वक्त जरूरत हो तो मुझको फोन करना, साहिल ने दादी के पैर छूते हुए कहा। फिर तीनों बाहर खड़े ऑटो में जाके बैठ गए। सावित्री जी उनको जाते हुए देखती रहीं, और जब ऑटो आंखों से ओझल हो गया तो वो दर्द के मारे जमीन पे गिर पड़ी। दूर खड़े सुभाष जी उनको बुला रहे थे। पड़ोस के वासुदा दोपहर में उनका हालचाल पूछने आए तो देखा कि उनकी रूह शरीर को छोड़ के जा चुकी थी। सावित्री जी के बेजान होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट थी और उनके शरीर पे वही रेशमी चुन्नी लिपटी थी जो सुभाष जी ने उनको दी थी। बस इतनी सी थी कहानी।